बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द डिले। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि माजरत कल के हवाले से जेंडर स्टडीज़ की लाइव टॉक होनी थी, एवरीथिंग वाज इन प्लेस, लेकिन कल जोम के इंटरनेट ने हमारा साथ नहीं दिया। माजरत उसके लिए। फिर आज होनी थी लेकिन द टीचर वाज नॉट अवेलेबल। जिस तरह फैमिली सबकी प्रायोरिटी होती है, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो चाहे वो टीचर्स की हो, तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उन्हें जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी थी, तो इसलिए आज वो अवेलेबल नहीं हो सकी। नियर फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएंगी। मुझे काफ़ी अरसे से मियाँ शफीक साहब ने कहा था कि अभी तक आपकी टॉक नहीं आई CSS 2018 के रिजल्ट के एनालिसिस के हवाले से। तो एक्चुअली मैं बिजी था और मैं शहर में भी नहीं था, तो माजरत देर से आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन इस दफ़ा कुछ कंफ्यूजन्स चल रही हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट में ओवरऑल फेलियर का रेशो क्या रहा डाटा वाइज, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आज की जो टॉक है वो है CSS 2018 के रिजल्ट्स के ट्रेंड्स क्या रहे, उसमें अगर जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फेल हुए हैं कैंडिडेट्स, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ताकि आप लोग अपने फर्दर ऑप्शनल आसानी से सिलेक्ट कर सकें और फर्दर गाइडेंस क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैंने बड़ी मेहनत से कुछ डाटा अरेंज किया है आप लोगों के लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये जान लें आपके टोटल कितने लोग अपीयर हुए CSS 2018 के रिटन एग्जाम में। यानी अपीयर होने का मतलब ये होता है कि जब आप पहले पेपर इंग्लिश एसए के पेपर में जाएं और वहां जाकर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, आप उस पेपर में एक लफ्ज भी ना लिखें लेकिन आपका चांस कंसिडर हो जाएगा। तो पहले दिन जो बच्चे अपीयर हुए CSS 2018 के एग्जाम में, उनकी तादाद है 11,202, यानी 11,202। तो 11,202 जो लोग हैं, इनमें से जिन्होंने एसए पास किया है उनकी तादाद है 2235, यानी 2235, 2235 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 11,202 कैंडिडेट्स पास्ड द इंग्लिश एसए पेपर। और जो फेल हुए हैं उनकी तादाद है 8,967, यानी 8,967। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कोई 9,000 कैंडिडेट्स ऐसे में फेल हुआ है। एक बात याद रखें, अब मैं जब अगले पेपर्स की बात बताऊंगा तो उसमें आपको कैंडिडेट्स का टोटल नंबर कम लगेगा। हर साल ऐसा होता है कि लोग एसए के पहले पेपर में जाते हैं, लेकिन जो भी वजह रही हो वो फिर अगले पेपर में नहीं जाते या उससे अगले पेपर्स में नहीं जाते। तो ये तादाद जो पहले दिन पहले पेपर में होती है, जरूरी नहीं कि उतनी ही तादाद अगले पेपर्स में मौजूद हो। तो अब हमारे पास है इंग्लिश कॉम्पोजिशन। इंग्लिश कॉम्पोजिशन में 11,089 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, यानी ऑलमोस्ट, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, पहले मैंने फिगर आपको बताया एसए में 11,202, तो आप 11,202 में से माइनस कर लें। जब आंसर आपके पास आए 11,089, तो इतनी तादाद उन स्टूडेंट्स की है जो एसए के पेपर के बाद दिल हार बैठे, हिम्मत हार बैठे और उन्होंने बाकी पेपर्स को कंटिन्यू नहीं किया। अब 11,089 यानी 11,099 कैंडिडेट्स में से 4,567 यानी 4,567 कैंडिडेट्स ने इंग्लिश कॉम्पोजिशन का पेपर पास किया है। उसके बाद फेल कितने हुए? 6,522 कैंडिडेट्स, यानी 6,522 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। तो सबसे ज्यादा फेल हुए एसए में, उसके बाद सबसे ज्यादा फेल हुए इस वक्त तक के फिगर्स के मुताबिक वो इंग्लिश कॉम्पोजिशन में। अब आगे चलते हैं इस्लामिक स्टडीज, क्योंकि इस दफा बहुत ट्रेंड नजर आया, बहुत कॉम्पिटेंट बच्चे थे जो 1, 2, 3 नंबरों से रह गए इस्लामियात के पेपर में। इस्लामिक स्टडीज में अपीयर होने वालों की तादाद है 10,785, यानी 10,785 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द इस्लामिक स्टडीज पेपर। आउट ऑफ देम 6,613 कैंडिडेट्स पास्ड दैट पेपर, और उसके बाद 4,172 यानी 4,172 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं इस्लामियात के पेपर में।
अब मैं आपको ऑप्शनल्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। जिन ऑप्शनल्स का मेरे पास डाटा अवेलेबल है फिलहाल मैं उन्हीं पे बात कर सकूंगा, बाकी मजीद का जब अवेलेबल हो जाएगा तो मैं अगली किसी टॉक में उसका जिक्र कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशंस में टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया 2017 यानी 2017 सीएसएस के बुरे रिजल्ट के बावजूद या टफ रिजल्ट के बावजूद उनकी तादाद है 8092 यानी 8092 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन सीएसएस 2018 इन द इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर। आउट ऑफ देम 8000 में से 7371 कैंडिडेट्स पास्ड दिस पेपर और कितने फेल हुए? 721 टोटल 101 फेल हुए हैं। अब आते हैं जेंडर स्टडीज की तरफ। जेंडर स्टडीज में जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं सीएसएस 2018 में उनकी तादाद है 6100 यानी 6100। 3723 3723 candidates passed this paper out of 6100. उसके बाद 2377 failed in gender studies out of 6100. लास्ट पेपर जो कि इस दफा क्लॉसल रहा और बहुत अनएक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट रहा, उसका नाम है यूएस हिस्ट्री। हालांकि लोग घबराए हुए थे इंटरनेशनल लॉ के पेपर से। इंटरनेशनल लॉ के पेपर से क्यों घबराए हुए थे? इसलिए घबराए हुए थे कि उसमें 4 क्वेश्चंस यूएन से दे दिए गए थे। मैं बार बार कहता रहा हूं हर टॉक में, जो सलूक यूएन के साथ सुपर पावर्स करती हैं वही सलूक हमारे कैंडिडेट्स करते हैं यूएन के साथ, आईआर में भी और इंटरनेशनल लॉ में, यानी पढ़ते नहीं है इन डिटेल यूएन के टॉपिक को। इंटरनेशनल लॉ में आप यूएन पढ़ेंगे तो और पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाएगा, और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे तो और पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाएगा। तो यूएस हिस्ट्री में जिन्होंने टोटल जिन कैंडिडेट्स ने यूएस हिस्ट्री ऑप्ट किया और यूएस हिस्ट्री के पेपर में उनका अटेंडेंस लगा यानी उन्होंने अटेम्प्ट किया, उनकी तादाद है 6495 यानी 6495। और फिर इसमें से पास कितनों ने किया? 8000 नहीं 884 884 आउट ऑफ 6495 884 कैंडिडेट्स पास्ड द यूएस हिस्ट्री और 5611 यानी 5611 कैंडिडेट्स फेल्ड दिस पेपर। इस वक्त मेरे पास यही डाटा अवेलेबल है। अब इस पे हम करते हैं बात। देखें, इस दफा पास हुए हैं 569 कैंडिडेट्स। पिछली दफा 350 समथिंग कैंडिडेट्स पास हुए थे, उससे पहले 202 कैंडिडेट्स पास हुए थे। हर साल कोई 20 से 25 हजार के लगभग एप्लीकेशन सबमिट होती हैं एफपीएससी के पास, उनके रोल नंबर जारी कर दिए जाते हैं और फिर जब एग्जाम होता है फरवरी के मिड से, तो फरवरी के मिड में ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 हजार के लगभग यानी आधी तादाद जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है उनकी आधी तादाद एग्जाम में अपीयर होती है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले पेपर के बाद, दूसरे पेपर के बाद, तीसरे पेपर के बाद एक डेक्लाइनिंग ट्रेंड जरूर आता है उन कैंडिडेट्स के एंड पे जो किसी भी वजह से कंफ्यूज होते हैं या उन्हें लगता है कि उनके पहले पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, तो वो हिम्मत हार बैठते हैं और वो अगले पेपर्स में अपीयर नहीं होते। फिर जब रिजल्ट आता है तो समटाइम्स उनके लिए सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि जिन पेपर्स को वो ये समझ के आए थे कि बहुत बुरा उन्होंने अटेम्प्ट किया है, उसमें वो पास हो गए होते हैं। ऐसा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी हो चुका है। खैर, इस वक्त अगर हम 2018 के रिजल्ट्स में फेल होने वालों की कैटेगरीज बना लें तो वो 4-5 बनती हैं। किस तरह से? कैटेगरी नंबर 1 वो जो एसए में फेल हुए और जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है, वो है मेरे ख्याल से 8967 8967 ऑलमोस्ट 9000 फेल्ड इन द एसए। टोटल 11000 समथिंग अपीयर हुए और उनमें से ऑलमोस्ट 80% तादाद जो है वो फेल हो गई है इंग्लिश एसए के पेपर में। तो सबसे कॉलोसल रिजल्ट रहा है इंग्लिश एसए के पेपर का, और ये कोई नई बात नहीं है। इंग्लिश का रिजल्ट हमेशा से कॉलोसल रहता है। उसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स फेल हुए वो इंग्लिश कॉम्पोजिशन में हुए। उसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो बनता है हमारे पास कैटेगरी यूएस हिस्ट्री की। फिर सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं
वो कैटेगरी बनती है हमारे पास इस्लामियात की, जिसमें 4000 समथिंग कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, यूएस हिस्ट्री में 5611 फेल हुए हैं। और फिर हमारे पास कैटेगरी बनती है जेंडर स्टडीज की, लेकिन जेंडर स्टडीज में रिजल्ट 55% सक्सेस रेट रहा है और बाकी लोग फेल हुए हैं। तो ये है रिजल्ट सीएसएस 2018 का। जब 2016 का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स की कसीर तादाद फेल हुई थी सिर्फ इंग्लिश में, ना वो इस्लामियात में फेल हुए थे, ना वो पॉलिटिकल साइंस में फेल हुए थे, ना वो यूएस हिस्ट्री में फेल हुए थे, ना वो आईआर में फेल हुए थे। लेकिन जब 2017 का रिजल्ट आया तो हमने ये, हाँ अलबत्ता 2016 में अर्बन टाउन एंड प्लानिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हुए थे और काफी हद तक वो एक नाहक फेलियर था रिजल्ट, क्योंकि जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी लेवल पे अर्बन टाउन एंड प्लानिंग पढ़ रखी थी उनके भी 17-20 मार्क्स आए। दैट वाज क्वाइट अनजस्ट, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी का इस वक्त मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि इसको हम जो है इसकी तरफ जा सकें या देखने की कोशिश कर सकें। अब 2017 के रिजल्ट में क्या हुआ कि जेंडर स्टडीज के मार्क्स थोड़े से स्क्रूड थे, टफ इन अ सेंस थे कि एवरेज ये था कि जेंडर स्टडीज में 55-60 के दरमियान लोगों के मार्क्स आए। तो लोगों ने समझा ये टफ सब्जेक्ट है, इसमें डिबेट्स हैं, इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है, टीचर भी जितने अभी तक पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्टली इस फील्ड के नहीं है, बस लोग टाइम पास ज्यादा कर रहे हैं। और बुक्स जो लोकल पब्लिशर्स की खरीदी लोगों ने मार्केट से, खुद स्टूडेंट्स को पता चल गया कि विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट बुक्स है। तो जेंडर स्टडीज से लोगों का टिल्ट हुआ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ। लेकिन एनवायरमेंटल साइंस का रिजल्ट 2017 के सीएसएस के रिजल्ट में बहुत बुरा रहा, जबकि जेंडर स्टडीज बेहतर रहा, उसकी निस्बत बहुत बेहतर रहा, अच्छे नंबर दिए। अगेन 2017 में आईआर एज एन ऑप्शनल रिजल्ट टफ सब्जेक्ट रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी स्टूडेंट्स उस वक्त भी थे जिन्होंने 135 स्कोर किया, जिन्होंने 125 स्कोर किया, जिन्होंने 140 स्कोर किया, एंड सम ऑफ देम आर माय स्टूडेंट्स टू। तो आप लोग जब रिजल्ट आए तो ये मत देखें कि फलां सब्जेक्ट में इतने ज्यादा कैंडिडेट फेल हो गए हैं तो इस सब्जेक्ट को छोड़ देना चाहिए। अगर हम ट्रेंड को ही मान लें तो आप ट्रैप में आ रहे होते हैं। जो लोग आईआर का टफ रिजल्ट देख के आईआर को छोड़ रहे होते हैं फॉर द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो नुकसान में रहते हैं। वो क्यों नुकसान में रहते हैं? क्योंकि अगली दफा आईआर का रिजल्ट बुरा नहीं आता। इसी तरह इस दफा जो लोग यूएस हिस्ट्री का टफ रिजल्ट देखते हुए यूएस हिस्ट्री को स्किप करेंगे, उसकी जगह कोई और हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट रखेंगे, वो भी गलती करेंगे। उन्होंने तैयारी तो कर रखी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया 2018 का तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। अब क्या होगा कि 2019 के अटेम्प्ट में यूएस हिस्ट्री को कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह आईआर में फेल होने वालों की तादाद सिर्फ 721 है, कितने में से 8000 में से, इसी तरह का रिजल्ट यूएस हिस्ट्री का होगा। तो ये बात आज के बाद याद रख लें, जो आपके पास फ्रेश रिजल्ट आए उसमें कंपलसरी के अलावा अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत टफ आया है तो आपको उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए अगर आपने उसकी तैयारी कर रखी। अगर आपने सिरे से तैयारी नहीं की तो फिर कोई बात समझ में आ सकती है, लेकिन अगर आपने तैयारी की है, आप सिर्फ उसके रिजल्ट की वजह से उसे छोड़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये गलती प्लीज मत दोहराएं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो अक्सर कैंडिडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इस्लामियात की तरफ। तो देखें 2010 में भी इस्लामियात का बड़ा टफ रिजल्ट आया था। अच्छा, इस दफा क्या हुआ है, जीके में पाक अफेयर्स में बड़े कम नंबर आए। बहुत सारे लोग जो जीके क्वालिफाई भी कर गए हैं, 120 प्लस नंबर भी ले गए, इवन देन वो पाक अफेयर में या फेल है या 40-42 नंबर लिए हुए हैं, उन्होंने पासिंग मार्क्स जस्ट लिए हुए हैं। तो अब कोई पता नहीं अगली दफा करंट अफेयर हो, लेकिन आप लोग मुझे खुद बता दें, ना तो आप एसए का पेपर छोड़ सकते हैं क्योंकि वो कंपलसरी पेपर है, ना ही आप करंट अफेयर का पेपर छोड़ सकते हैं क्योंकि वो भी कंपलसरी पेपर है। तो आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप अपनी प्रेपरेशन को राइट डायरेक्शन में सही ट्रैक पर लेके जाएं, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है अवेलेबल। ठीक, तो हर साल एक सरप्राइजिंग किस्म का रिजल्ट आ रहा है सीएसएस का जब से नया सिलेबस आया है। मैं इस पे सिर्फ यही कहूंगा, रिजल्ट को देखते हुए जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट टफ आया है कभी भी उस सब्जेक्ट को ना छोड़ें आप रिजल्ट देखने के बाद, अगर आपने उसकी तैयारी की हुई है। पहली बात। दूसरी बात ये कि हर साल रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि आप अपनी तैयारी बेहतर रखें, आप अपना ट्रैक
डायरेक्शन सही रखें, आप कॉन्सेप्चुअल राइटिंग पे फोकस करें, आप सेल्फ राइटिंग को बेहतर बनाएं, आप क्वालिटी मटेरियल पढ़ें, सब्जेक्ट को बदली करने के पीछे मत पड़े। यही आपकी सक्सेस है। आपको नहीं पता अगली दफा कौन, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जी सर यूएस हिस्ट्री का तो नंबर लग गया, अब अगली दफा क्या इंटरनेशनल लॉ का नंबर? अच्छा जी, मान लेते हैं कि अगली दफा इंटरनेशनल लॉ का नंबर है, तो उधर वो लोग क्या करें, एफपीएससी वाले या जो एग्जामिनर कोई टफ आ जाए तो वो क्रिमिनोलॉजी का नंबर लगा दे, तो फिर क्या होगा? तो आई कैन नॉट गिव एनी स्वीपिंग स्टेटमेंट। आप हमेशा ये देखा करें, ये मत देखा करें कितने लोग फेल हुए हैं, आप ये देखा करें कि कितने लोग पास हुए हैं, और वो आप ही लोगों में से हैं, वो आसमान से नहीं उतरे हुए। हमेशा अपनी नजर उन लोगों पे रखें जो पास हुए हैं, आप अपने ट्रैक को ठीक करने की कोशिश करें। पिछले रिजल्ट में 202 लोग पास हुए 2016 में, तो एफपीएससी के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आया, असेंबली में भी डिस्कशन हुआ, हर जगह हर फोरम पे डिस्कशन हुआ कि गैर जरूरी हद तक बहुत टफ रिजल्ट दिया गया। फिर एफपीएससी ने एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स जारी की, शायद 10% कैंडिडेट्स ने वो पढ़ी है रिपोर्ट्स, हालांकि 100% कैंडिडेट्स को रिपोर्ट्स जाकर के पढ़नी चाहिए कि व्हाट एग्जामिनर वांट्स इन द पेपर। अच्छा, फिर 2017 में टोटल ओवरऑल अगर पासिंग रेशियो देखें तो वो 202 से ज्यादा था, 350 समथिंग थे, इस हिसाब से तो रिजल्ट अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मुख्तलिफ आईआर को स्पेसिफिकली, फिर इन्वायरमेंटल साइंस को स्पेसिफिकली हिट किया गया, उनका रिजल्ट टफ आया। तो उसमें ये है कि अपना क्या कहते हैं, 2017 के रिजल्ट में ओवरऑल पासिंग ज्यादा थे तो रिजल्ट बेहतर था। अब अगर हम 2018 के रिजल्ट को देख लें तो ये रिजल्ट पहले दोनों रिजल्ट से बेहतर है। क्यों? इसमें टोटल पास होने वालों की तादाद ऑलमोस्ट 569 है, जो कि पिछले दो रिजल्ट से पास होने वालों की तादाद ज्यादा है। लेकिन इसमें भी फेल हुए हैं लोग, और बुनियादी तौर पर 4 कैटेगरीज में फेल हुए हैं जो मैंने बयान कर दी हैं, राइट। तो आप देखेंगे हर दफा सरप्राइजिंग रिजल्ट है। सब्जेक्ट्स को चेंज करना प्रिपेयर करने के बाद इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपकी अप्रोच क्या है, आपकी स्टडी कितनी फोकस्ड है, आप कितने स्किल्ड हैं सेल्फ राइटिंग में, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, ये चीजें मैटर करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो है काफी सारे टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनमें से शायद 10% ऐसे होते हैं जिन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, वो इसलिए टीचर बदलते हैं या एकेडमी बदलते हैं। 90% वो स्टूडेंट होते हैं जो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। तो याद रखें, सीएसएस में कोई शॉर्टकट नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो it all depends on teacher. There are no bad students, there are always bad teacher as far as coaching is concerned, but there are other levels too. पहला लेवल में क्या होता है, आपको डिसीजन लेना है कि सीएसएस में अपीयर होना है या नहीं होना। दूसरा लेवल क्या होता है कि आपको अप्रोप्रिएट गाइडेंस लेना है, जिसके थ्रू आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, अपना ट्रैक करना है, किस एकेडमी जाना है, किस टीचर के पास जाना है। तीसरा ट्रैक में आपके पास कोचिंग आ जाती है, आप इंडिविजुअल टीचर के पास या एकेडमी के पास चले जाते हैं। और फिर चौथी चीज में, वो जो कोचिंग आपने ली है, एब्जॉर्ब की है, उसको आपने खुद यूटिलाइज करना है, खुद बैठ के, घर बैठ के हॉस्टल में स्टडी करना है, पढ़ना है। फिर पांचवी चीज आती है, आप मॉक टेस्ट दें और मॉक एग्जाम दें। तो ये 5 लेवल्स अगर आप पूरे नहीं कर रहे तो फिर आपकी प्रेपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। डोंट ब्रिंग इट टाइम हियर। ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 मंथ्स की तैयारी पे पास कर गए हैं सीएसएस, ऐसे भी हैं जो 2-2 साल तैयारी करते रहते नहीं पास करते। लक फैक्टर जरूर होता है, लेकिन आपकी रीडिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी राइटिंग एबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। बहुत सारे लोग अंधाधुंध टॉपर्स को फॉलो करने लग पड़ते हैं। जी टॉपर्स ने रखा था, लेट्स से किसी टॉपर ने रखा था यूएस हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री, तो मैं वही जो है रखना चाहिए मुझे। देखें, टॉपर की अपनी लक है, उसका अपना नसीब है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, उसे खुद भी नहीं पता होता कि मैं टॉप कर रहा हूँ। वो अल्लाह से यही दुआएं कर रहा होता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पहले तक कि या अल्लाह बस मैं एलोकेट हो जाऊं और मेरा ये चांस जाया किसी भी तरीके से ना हो। तो उसे भी रिजल्ट आने के बाद पता चलता है टॉपर। फिर आप लोग खुद उसे एरिस्टोटल बना लेते हैं। बहुत सारी एकेडमीज इसको टूल ऑफ मार्केटिंग बना के बेचती हैं, और एक टॉपर की ऑलमोस्ट 3-3, 4-4 एकेडमी ने तस्वीर लगाई हुई होती है। तो आप देख लें कि इसमें नुकसान होता है उन लोगों का जो इस चीज को फॉलो करके एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं। टॉपर की लक अपनी है,
टॉपर का रीडिंग और राइटिंग स्टैमिना अपना है, और जो है उसका अपना स्टडी ट्रैक है, ठीक है, उसके अपने सर्कमस्टांसेस हैं, और ये चीजें हर किसी के साथ एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए प्लीज ब्लाइंड फॉलोइंग मत करें, ना किसी टॉपर की, ना ही किसी सब्जेक्ट की, कि फलाने ने रख लिया और नंबर ले लिए तो मैं मुझे भी रख लेना चाहिए। अच्छा, अब आगे आते हैं। जब पिछले साल आईआर का रिजल्ट टफ आया, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एकेडमी है, उन्होंने कुछ अरसे बाद एक पोस्ट लगाया कि जी आईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें तो 60 नंबर, सिर्फ 1% कैंडिडेट्स ने 60 नंबर का बेंचमार्क अचीव किया है आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर। ठीक है जी, आज फिर उन एकेडमी वालों से जाके पूछना चाहिए कि आईआर कैसा पेपर है। और ये वो एकेडमी है जिनके ओनर खुद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स हैं। उनसे सेमिनार में कैंडिडेट्स अक्सर सवाल करते रहे हैं कि आप क्यों नहीं ऑफर करते पॉलिटिकल साइंस। तो 2017 के 2017 सीएसएस के रिजल्ट से पहले तक वो यही जवाब देते रहे कि आईआर इज द बेस्ट सब्जेक्ट, इट हैज द बेस्ट ओवरलैप, it can give you good marks in essay, in current affair, in park affair, in US history, etc etc। और फिर इन 2017 के रिजल्ट आने के एक महीने के बाद उन्होंने भरपूर मार्केटिंग शुरू की पॉलिटिकल साइंस की। सो दिस इज द वे academies used to play with the fate of the candidates, right? So my belief, you people know, I believe in quality, not quantity. I have opened this institution with a vision. What I saw, candidates were facing the problem, what I myself faced the problems when I appeared in 2010 and 2011. I don't want to see anybody to confront those problems. This is my aim, right? अच्छा, अब पॉलिटिकल साइंस रखा जाए या ना रखा जाए, देखें यहाँ पर करीमदाद चुगताई साहब आए थे हमारे पास 2016 में। वो किसी एकेडमी नहीं गए, वाहिद मेरी एकेडमी में आए थे। क्रेडिट गोज टू हिम एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि वो यहाँ पर आए। और उनसे हर कैंडिडेट ने, मतलब मेजॉरिटी कैंडिडेट ने यही सवाल किया, आईआर रखें या पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने एक बात कही कि अगर आपने अपने एजुकेशनल करियर के किसी भी हिस्से में पढ़ा हुआ है पहले पॉलिटिकल साइंस, टू गो फॉर इट, otherwise go for IR. Both are equally tough, equally scoring and equally helpful as far as their overlap is concerned in the other subjects. तो अब चूंकि आप लोग टॉपर के कमेंट्स सुनना चाहते हैं तो मैंने बता दिए हैं ये कमेंट्स भी आपको। बहुत सारे बच्चे पंजाब से जिनका ताल्लुक है, उनका ये कहना होता है चूंकि पीएमएस में आईआर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, तो हमें पॉलिटिकल साइंस ही की तरफ जाना चाहिए। बहुत स्मार्ट डिसीजन, जरूर जाएं विद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस को इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि पॉलिटिकल साइंस आपको एसए में फायदा दे सके। एसए में पॉलिटिकल साइंस आपको फायदा तब देगा जब आप उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। आप सिलेबस खत्म करने के चक्करों में मत नहीं पढ़ेंगे, आप उसको समझने की तरफ जाएंगे। I myself is teaching a course of political science at University of Lahore that is comparative politics, but I haven't initiated any new group of political science at my institute. The reason, अब जो वक्त बच गया है फरवरी वाले 2019 के एग्जाम में, उसमें पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ना तो क्रैश प्रोग्राम में मुकम्मल करवाना कम से कम मेरे लिए मुमकिन है, और ना ही रेगुलर उसका बैच शुरू करना मुमकिन है। तो आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जरूर जाएं, लेकिन फिर उसका पोटेंशियल भी यूटिलाइज करना सीखें। और याद रखें, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वालिटी मटेरियल पढ़ेंगे तो क्वालिटी लिख सकेंगे। अगर आप मजहरुल हक की किताब या चौधरी एम सरवर की किताब पढ़ के ये समझते आएंगे कि पॉलिटिकल साइंस की हद तक तो नंबर आ गए हमारे, तो बाकी भी आगे आ जाएंगे। यानी एसए में जो टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं उसमें भी आ जाएंगे, पाक अफेयर्स में और कहीं और पे भी आ जाएंगे नंबर, यूएस हिस्ट्री में। तो ये आपकी गलत फहमी है, इस गलत फहमी में मत पड़ें। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस रखा उनसे जरूर पूछें कि पॉलिटिकल साइंस में तो उन्होंने स्कोर कर लिया, क्या पॉलिटिकल साइंस से उन्हें फायदा मिल सका इससे में? क्या पॉलिटिकल साइंस का फायदा उन्होंने पाक अफेयर्स में या यूएस हिस्ट्री में उठाया? तो जरा ये कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर कर लें। बोथ सब्जेक्ट्स आर गुड, बट गो फॉर अ रैशनल चॉइस। अच्छा, अब आते हैं कुछ मिथ्स का जो इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू चल रही हैं। एक मिथ तो ये है कि जी एफपीएससी इज गोइंग टू चेंज द सिलेबस, एफपीएससी इज गोइंग टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस।
CSS 2019 एटसेट्रा वगैरह वगैरह। कोई डॉक्टर इशरत हुसैन की पोस्ट कोई एक फेसबुक पे शेयर हुई है, कहा यह जा रहा है जी FPSC का एक पेज है वो। देखें, FPSC का अगर ऑफिशियल पेज फेसबुक पे अवेलेबल हो तो वो उसका लिंक उनकी वेबसाइट पे जरूर होगा। आप उनकी वेबसाइट को अच्छी तरह जाके खंगाल लें, उनका कोई फेसबुक पेज नहीं है। किसी ने शायद मिसयूज किया है उनका मोनोग्राम, और इसका FPSC को नोटिस लेना चाहिए। अगर उनका ऑफिशियल पेज फेसबुक का एग्जिस्ट करता है तो वो इसको अनाउंस करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर FIA के थ्रू या किसी भी तरीके से इसके अगेंस्ट एक्शन लें। मेरी अब तक की जो मालूमात हैं, जो मैंने मुख्तलिफ जराए से आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हासिल की हैं, वो ये है कि जितने भी अगर कोई चेंजेस आने भी हैं तो उनका इम्पैक्ट CSS 2019 पे नहीं पड़ने वाला। ये एग्जाम ऑन स्केड्यूल होने जा रहा है। पिछले दिनों FPSC ने एक डॉक्यूमेंट भी अपनी वेबसाइट पे जारी किया कि यस, देयर इज अ लिटिल डिले in the issuance of application form for the CSS 2019, but exam will be held on the given schedule, that is either 14 February 2019 or 15 February 2019. So this is not my words, these are the words of FPSC. उनके चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो गई, रिटायर्ड वो हो गए, तो अब नए चेयरमैन कोई मेंबर थे पहले हसीब साहब, उनको चेयरमैन बनाया गया। तो जो कमिंग वीक मंडे से शुरू होगा उसमें उनकी ओथ सेरेमनी होगी। तो आई होप सो कि थिंग्स विल बी क्लियर्ड and the air will be cleared regarding CSS 2019 exam after the oath of Chairman Federal Public Service Commission. तो प्लीज अपनी स्टडी के ट्रैक को आप लोग खराब मत करें फजूल किस्म की जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में, उसकी तरफ जा करके आप अपने प्रिपरेशन ट्रैक को फोकस करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप सोशल मीडिया को जितना इसका कंटेंट लर्निंग की हद तक यूज कर सकते हैं उतना ही यूज करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से कोई तैयारी नहीं होती, और अपना क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वक्त का ज़या है CSS में। फेसबुक ग्रुप इज इनफ, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव टॉक्स मिल जाती हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं आऊंगा क्लास की तरफ। मुझसे बहुत दफा ये मुतालबा किया गया है, डिमांड की गई है, जो कि जेन्युइन डिमांड है कैंडिडेट्स की, कि आप सर ऑनलाइन सेशन शुरू करें। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ऑनलाइन सेशन शुरू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को देखना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ डिसेमिनेटिंग ऑफ नॉलेज। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं लाहौर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मैं बिल्कुल वैसे ही पिंडी, इस्लामाबाद, लाड़काना, हैदराबाद, पेशावर, क्वेटा के कैंडिडेट्स को पढ़ा सकूं, तो मैं फिर उस सेटअप को स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं उसकी फिजिबिलिटी वर्किंग में हूं। When myself will be satisfied that this way I should initiate online class, I will definitely। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो लाइव टॉक्स आप देखते हैं ये यूजलेस नहीं है। पिछले दिनों टीचर्स डे गुजरा है, और मेरे ख्याल से इस दफा का टीचर्स डे मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग भी था और प्लेजेंटली सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लाहौर में इंटरेक्ट करते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, उनको तो मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस फेसबुक पे आए, उन्होंने कहा कि सर वी आर ग्रेटफुल टू यू बिकॉज वी जस्ट वॉच्ड योर अवेलेबल टॉक्स ईदर ऑन यूट्यूब और ऑन फेसबुक इन दिस ग्रुप, जो आपने IR के पेपर्स की टेक्निक्स, टिप्स और एनालिसिस के बारे में दिए हैं। तो वी गॉट 120 मार्क्स, 125 मार्क्स, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लेक्चर। तो ये जो लाइव टॉक्स यहाँ पे हो रही होती हैं ये यूजलेस बिल्कुल नहीं होती, इससे भी आपको गाइडलाइन मिल रही होती है। आप उस गाइडलाइन को फॉलो करें। अल्हम्दुलिल्लाह जितने ग्रेजुएट्स होते हैं, कम से कम ग्रेजुएट लेवल का बंदा CSS में क्लियर हो सकता है, तो रीडिंग आपको खुद भी करनी आती है, तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो these live talks are also good initiative as far as appropriate guidance is concerned। अब बात करते हैं IR की क्लास के बारे में। जो फुल लेंथ रेगुलर बैच होता है मेरे पास IR का for CSS, last batch for 2019 is going to begin from tomorrow at 5 PM at IR Academy for CSS Lahore। Of course, this is not online yet। Those who are living in Lahore can join it। Regular batch का मतलब ये है कि जब नॉर्मल डेज में, जब एग्जाम करीब नहीं होता, तो 2 months के अंदर
मुकम्मल A to Z syllabus with weekly tests and mock paper, one mock paper of each IR paper जो मैं करवाता हूँ. The longest spell I have of IR coaching in Lahore, that is of 2 months. So this is going to start from tomorrow at 5 PM. जो लाहौर में मौजूद है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं. हाँ, अब मैं जो दूर दराज बैठे हुए कैंडिडेट्स, मैं उन्हें मायूस नहीं करना चाहता. मैं उनके लिए एक मेरे पास खबर है. वो खबर ये है कि आने वाले दिनों का मतलब 2 weeks, 10 days, 15 days, इस तरह से इसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं ऑनलाइन क्लासेस का तो आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन ऑनलाइन एक्टिविटीज का प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज इस प्लेटफॉर्म से जनरेट होंगी that would be of great help for everybody whoever will watch them in this group. So this is my commitment, this is my promise. तो उससे आप लोगों को फायदा होगा काफी अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में और ओवरऑल सीएसएस में. अच्छा, मैंने कुछ क्यूरीज जो अभी कमेंट्स में देखी हैं कि उसमें से मुझसे पूछा जा रहा है फिजिक्स के बारे में बताएं, कंप्यूटर साइंस के बारे में बताएं. तो देखें, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया, शायद उन्होंने अपने एकेडमिक करियर में कहीं ना कहीं फिजिक्स पढ़ा था, लेकिन वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके. तो उसके बारे में मेरी राय ये है कि देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं, जिस तरह से जो स्टाइल है हमारी यूनिवर्सिटीज में कोचिंग का, वो स्टाइल से अगर आप पढ़ेंगे सीएसएस में कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फिजिक्स, तो दैट विल नॉट हेल्प यू. आपको सीएसएस के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. कोई भी ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, मैं आपको आज ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका सिखा देता हूं. फॉर एग्जांपल, आप कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं फिजिक्स भी रखूं और आईआर भी रख लूं, या मैं आईआर ना रखूं, फिजिक्स रख लूं क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है. तो इसका तरीका ये है कि आप फिजिक्स का सिलेबस निकालें एफपीएससी की वेबसाइट से, उसका प्रिंट लें, फिर जो पेपर अवेलेबल हैं, जैसे 2018, 2017, 2016 का फिजिक्स का पेपर अवेलेबल है, उनका प्रिंट लें. उस सिलेबस को देख करके और उन पेपर्स को देख करके अगर आप 2 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड नॉलेज जो आपने फिजिक्स के बारे में ऑलरेडी आपके पास है किसी से कोचिंग लिए बगैर, तो फिर आपको उसकी तरफ जाना चाहिए. या फिर इस तरह कर लें, आप 2 सवाल अटेम्प्ट करें और फिजिक्स के अपनी यूनिवर्सिटी के किसी टीचर को, कॉलेज के किसी टीचर को वो चेक करवाएं. अगर आपको सेटिस्फैक्टरी असेसमेंट मिल जाए तो आप उसकी तरफ जाएं, अदरवाइज उस सब्जेक्ट की तरफ आप ना जाएं. सेम गोज फॉर कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, जाना चाहिए उसकी तरफ, लेकिन अगेन फॉर्मूला वही अप्लाई करें जो मैंने थोड़ी देर पहले फिजिक्स के लिए बताया है. आपका कभी भी टाई अप हो रहा हो किसी भी पेपर के बारे में कि मैं आईआर रखूं, फिजिक्स रखूं, कंप्यूटर साइंस रखूं, केमिस्ट्री रखूं या पॉलिटिकल साइंस रखूं, उसको सेलेक्ट करने का तरीका यही है. अब मुझसे, मैं जो कमेंट्स मेरे सामने नजर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझसे पूछा गया, सर जी पॉलिटिकल साइंस की बुक बता दें. देखिए, आप लोगों को आदत पड़ी हुई है लोकल पब्लिशर्स की कि एक बुक में सिलेबस के मुताबिक सारा मटेरियल मिल जाए. एक जो बड़ी तादाद स्कोर कर रही है या कम मार्क्स उनको मिल रहे हैं इसमें सीएसएस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, उसकी वजह ही वन बुक है और वो भी लोकल पब्लिशर्स की पब्लिश की हुई. आप लोग जाते हैं किसी बड़ी दुकान, जैसा कि उर्दू बाजार में इल्मी बुक्स है, आपके पास स्मार्टफोन होता है, उसमें पीडीएफ फाइल होती है. आप क्या करते हैं कि जी खोल लेते हैं उसे पीडीएफ फाइल को और उनको कहते हैं जी हमें बुक्स दिखा दें, यूएस हिस्ट्री की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इंग्लिश एसे की, वगैरह वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल साइंस की. वो आपके पास कारवान, डोगर, जहांगीर, एपी, इम्तियाज, शायद फलाना ढमकाना, ये बुक्स ला के रख देते हैं आपके सामने. ठीक, हर पब्लिशर की हर बुक अच्छी नहीं हो सकती. अब मिसाल के तौर पे, जैसा कि एवरीडे साइंस की बुक की हम बात करें तो मियां शफीक साहब की बुक इज दी बेस्ट बुक है और ये हॉट केक सेलर है. इसी तरह अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की बुक की, तो अगेन इट्स अ हॉट केक सेलर बुक ऑफ जहांगीर पब्लिशर्स. वो है सैयद आतर रिजवी. मेरे दोस्त भी हैं, मेरे टीचर भी हैं और आई हैव अ वेरी क्लोज कांटेक्ट विद हिम. यहाँ आकर वो आईआर से इतना मुतासिर हुए कि वो आईआर में उन्होंने एमफिल भी किया और अब नाउ ही इज एनरोल्ड इन पीएचडी इन आईआर. तो इसी तरह से हर पब्लिशर की हर किताब अच्छी नहीं हो सकती. एक दफा क्या हुआ कि मैं गया पॉलिटिकल साइंस की बुक्स देखने के लिए खुद. मैंने कहा देखूं जरा लोकल पब्लिशर्स क्या कर रहे हैं. तो सिलेबस रिवाइज हो चुका हुआ था
2016 की अटेम्प्ट से, ये पहले की बात है, 15 में रिवाइज हो चुका हुआ था। पॉलिटिकल साइंस की मेरे सामने जो बुक्स लाकर रखी गई, उनमें एक बुक पे बहुत बड़ा लिखा हुआ था, अकॉर्डिंग टू न्यू रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ एफपीएससी, और वो बुक थी शायद कारवान पब्लिशर की। तो मैंने जब उस बुक को खोल के देखा और यूके यानी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल सिस्टम मैंने खोला, तो आई वाज टेकन अबैक। क्यों? 2005 में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में, नॉट पार्लियामेंट्री, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, लेकिन 2005 में उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस हुई। उनके यहाँ पहले एपेक्स कोर्ट, उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उनका सेनेट होता था, अपर हाउस होता था। तो ये वाला जो अपडेट है, ये वाला अपडेट उस बुक में पॉलिटिकल साइंस की में मौजूद ही नहीं था, जिसपे बड़ा बड़ा करके लिखा गया था कि अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ऑफ एफपीएससी। 2005, 10 साल पुरानी चीज जो अपडेट हुई वो भी आपने नहीं की हुई, तो आप कॉपी पेस्ट करके बस अपना नाम चलाई जा रहे हैं। तो लिहाजा इस आदत को तर्क करें कि आपको एक ही किताब में सारा मटेरियल, सारा सिलेबस सीएसएस का मिल जाए। क्वालिटी बुक्स में आपको 2-3 देखनी पड़ती हैं अपने सिलेबस के मुताबिक, कुछ कुछ 2 या 3 किताबों से मिल जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस का जहां तक ताल्लुक है, मैं यही कहूंगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाएं, बुक्स के कंटेंट्स खोलें और उनको अपने सिलेबस के साथ मैच करें। वो बुक्स या तो इंटरनेट से फ्री पीडीएफ ले लें या उस बुक की फोटोकॉपी किसी भी अच्छी लाइब्रेरी से करवा लें, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करें कि एक बुक से सब कुछ आपको मिलेगा। ना तो आईआर में मिलेगा, ना पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, ना यूएस हिस्ट्री में मिलेगा, ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा, ना ही किसी और सब्जेक्ट में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं कॉम्बिनेशंस के हवाले से। बहुत सारे लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डाउटफुल रहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक खास मिजाज का सब्जेक्ट है। जो लोग उसकी मिजाज को समझ पाते हैं वो उसमें बहुत हाई स्कोर करते हैं। और आजकल यानी सिलेबस चेंज होने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर्स हैं वो केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं। अब केस स्टडी बेस्ड स्टडी करने का कोई रुझान हमारी यूनिवर्सिटीज लेवल पे अवेलेबल नहीं है, अकेडमीज भी उसे प्रमोट नहीं कर रही होती। तो लिहाजा जो लोग पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं और उनको उसके मिजाज से आशनाई नहीं है, फिर क्वालिटी मटेरियल का भी इशू है, उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं या वो लोग फेल हो रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने से पहले ये सोच लें कि आपको उसके मिजाज के साथ खुद को हम आहंग करना पड़ेगा, केस स्टडी अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये चीजें आपके लिए डाइजेस्टेबल हैं तो उसकी बुक्स का भी तरीका, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की बुक्स का तरीका भी यही है कि किसी अच्छी लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी लाहौर में अवेलेबल है, जिन्ना लाइब्रेरी है, प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एफसी यूनिवर्सिटी और जितने भी इदारे हैं जो लम्स में लोग स्टूडेंट्स हैं, वहां की भी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। वहां पे जो बुक्स अवेलेबल हैं फॉरेन ऑथर्स की, उनके साथ अपने सिलेबस को मैच करें, वहां से डेटा या फोटोकॉपी कर लें या वो वाली बुक खरीद लें, या पीडीएफ में उस बुक का अगर थोड़ा पुराना वर्जन भी आपको अवेलेबल मिल जाता है फ्री, आप वो ले लें। ये है सही तरीका बुक के इंतखाब का। लोकल पब्लिशर्स की तरफ मत जाएं। अच्छा, फाइनली मैं करंट अफेयर पे थोड़ी सी बात करूंगा। मेरी पिछली जो टॉक हुई थी उसमें मैंने एक मैगजीन आप को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम है पाकिस्तान पॉलिटिको। ये लाहौर से छपने वाली और पाकिस्तान से छपने वाली अपनी तर्ज की अपना तर्ज का एक नया मैगजीन है। इट्स अ फर्स्ट पाकिस्तान मैगजीन ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन अफेयर्स। तो जिन लोगों को मसला होता है ना कि जी आईआर में कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन जब कंटेम्परेरी अफेयर के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है तो हमसे ये नहीं मुमकिन होता, तो हम क्या पढ़ें? उन तमाम लोगों के लिए अब ये मुश्किल उनकी आसान होगी है। पाकिस्तान पॉलिटिको में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। इस मैगजीन को एडिट करने वाले भी आईआर के लोग हैं, इसमें लिखने वाले पाकिस्तानी और फॉरेन स्कॉलर्स भी आईआर के डायरेक्टली लोग हैं। और अगर सीएसएस एस्पिरेंट्स इसे पढ़ेंगे तो उनको डेफिनेटली कंटेम्परेरी अफेयर्स को आईआर के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज के साथ ब्लेंड करने में फायदा होगा। आई माई सेल्फ इज वर्किंग एज एसोसिएट एडिटर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिको। मिसाल के तौर पे आपके पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 2 में एक टॉपिक है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। अब इस पे अभी तक कोई सवाल नहीं आया। बहुत सारी अकेडमीज में तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि सारे टाइम पास लोग आईआर को पढ़ाने आ गए ना, जिन्होंने आईआर कभी
100 मार्क्स का खुद पढ़ा था बैचलर्स में या पॉलिटिकल साइंस में कोई 1-2 कोर्स पढ़ रहे थे, वो सारे आईआर पढ़ाने लग पड़े। तो कहने की बात ये है कि अब इस साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस स्पेस फोर्स एज द 6th ब्रांच ऑफ यूएस मिलिट्री बनाने का ऐलान कर दिया है, और इससे जो सबसे बड़ा जो विक्टिम होगा इस स्पेस फोर्स का, वो आउटर स्पेस ट्रीटी है जो कि 70 इयर्स पहले बनाई गई थी और आज तक कामयाब चली आ रही थी, और उसने अब तक रोक रखा था वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को, यानी जमीन से वेपन्स हथियार ले जा करके स्पेस में अपने खलाई स्टेशंस पे सैटेलाइट्स पे डिप्लॉय इंस्टॉल नहीं करने, और ऐसा अभी तक हुआ नहीं। लेकिन जब ट्रंप की स्पेस फोर्स 2020 तक आ जाएगी तो यकीनन इससे एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, स्पेस में एक नया बैटलफील्ड इंट्रोड्यूस होगा। तो अब ये चीज कंटेम्पररी अफेयर में आ गई है। तो जब आईआर 2019 का पेपर जो होगा उसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये सवाल पूछा जाए। तो जो लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे और आईआर पढ़ा रहे हैं, उनको मेरा सजेशन होगा कि प्लीज इस टॉपिक को पढ़ा लें, और जो कैंडिडेट्स सिलेक्टिवली इस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि टॉपिक स्किप ना करें। मैं जल्दी से एक सितंबर और अक्टूबर का जो पाकिस्तान पॉलिटिको है उसके कंटेंट का एक लुक आपको अभी दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देख लें। इससे पहले भी मैंने उसको सब्सक्राइब करने का तरीका दिखाया था, तो मैं दोबारा भी वो वेब यहाँ पे ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। अगर आप ये समझते हैं मार्केटिंग है, तो यस, इट इज अ marketing to give you people appropriate guidance, right path. This is what this forum, this group is made, कि आपको सही बात, सही चीज, सही मटेरियल, सही रहनुमाई दे दी जाए। तो पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, ये है सितंबर का इशू पाकिस्तान पॉलिटिको, और इसमें इसका कंटेंट पेज है ये, देख लें। और ये इसमें एक आर्टिकल है ट्रम्प्स स्पेस फोर्स, फिर एक और आर्टिकल है द मिलिटराइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। तो यानी आपके आईआर पेपर 2 के 2 टॉपिक्स तो इस तरह से कवर्ड हैं। फिर शुरू ये पाकिस्तान टर्की रिलेशन से हो रहा है, इसमें पाक अफगान भी इशू शामिल है और बहुत सारी चीजें आप खुद देख लीजिएगा। इसी तरह से ये है लेटेस्ट अक्टूबर का इशू। इसमें जो कवर स्टोरी है रहीमुल्लाह यूसुफजई, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो अफगान उमूर के माहिर हैं और बहुत अनबायस्ड लिखते हैं। उन्होंने कवर स्टोरी इस मैगजीन में लिखी है हक्कानी नेटवर्क के बारे में। अगर आप इधर गौर करें तो 2018 तो नजर आ रहा है आपको जलालुद्दीन हक्कानी के हवाले से, लेकिन 1939 इज समथिंग न्यू इवन फॉर माई सेल्फ टू। तो 1939 से 2018 तक का जो हक्कानी नेटवर्क और जलालुद्दीन हक्कानी का सफर है, उसको अगर आपने आईआर के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है और उसको कंसेप्चुलाइज करना है, यूटिलाइज करना है अपने करंट अफेयर के लिए, अपने पाक अफेयर्स के लिए, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की पेपर की तैयारी के लिए, तो आप ये मैगजीन जरूर खरीदें। लाहौर में ये वैरायटी बुक्स पे, इकबाल बुक कॉर्नर पे, अनीस बुक डिपो गुलबर्ग मेन मार्केट में और इल्मी पे भी अब अवेलेबल है, उर्दू बाजार में। जल्द, बहुत जल्द हैदराबाद में भी ये अवेलेबल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में ये मिस्टर बुक्स पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ कोयटा में ये सेल्स एंड सर्विस एंड अंसारी बुक स्टॉल पे है। और इसकी सब्सक्रिप्शन आप लें तो आपको ज्यादा फायदा है। एक तो आपका वक्त बचेगा, घर बैठे हुए आपको मैगजीन पहुंच जाएगा टीसीएस के थ्रू, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब मैं टॉक को कंक्लूड करने जा रहा हूं। जाते वक्त मैं यही कहूंगा कि मेरा आपसे कमिटमेंट है, प्रॉमिस है कि सीएसएस 2019 के एग्जाम से पहले ये जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस का मैं वादा नहीं कर सकता, पर ऑनलाइन इस ग्रुप में आईआर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कुछ एक्टिविटीज जरूर होंगी जो आप लोगों के लिए, जो लाहौर में मौजूद नहीं है या किसी वजह से आ नहीं सकते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। बाकी ये है कि कल मेरे पास रेगुलर जो क्लास है वो शुरू हो रही है। दिस इज द लास्ट बैच ऑफ आईआर, लास्ट रेगुलर बैच ऑफ आईआर for CSS 2019. Those who are available, present, living and are living in Lahore, those CSS aspirants
can join the class tomorrow at 5 p.m. Number is given for further queries, और जो comments में queries आई हैं, sorry, जिनको मैं एड्रेस नहीं कर सका, उनको मैं दोबारा कमेंट में ही जवाब देकर एड्रेस कर दूंगा. बाकी फिर मेरा यही कहना है कि हर साल सीएसएस का रिजल्ट सरप्राइजिंग है. आप किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बहुत क्लियरली, तो अपना वक्त मत जाया करें प्रिडिक्शंस करने में या उनके पीछे जो प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं. आप अपनी प्रिपरेशन के ट्रैक को सीधा रखें, अपना रीडिंग और राइटिंग स्टैमिना डेवलप करें, अच्छा मटेरियल पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्पेसिफाइड कोचिंग लें, पैकेज डील्स की तरफ मत जाएं. आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे मुल्क में हर काम उल्टा हो रहा होता है. सीएसएस को लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का बिग मील समझ लिया हुआ है कि बस फोन करेंगे, ऑर्डर करेंगे और वो घर पहुंच जाएगा. तो प्लीज डोंट टेक इट सीएसएस एज अ बिग मील. अगर आपको कोई टीचर या कोई एकेडमी पसंद है तो वो कहीं पे भी वाकया है, कितनी ही दूर है, अगर आप उस शहर में मौजूद हैं तो वहां तक आपको पहुंचना चाहिए. डोंट एक्सपेक्ट कि हर एकेडमी या हर टीचर की ब्रांचेस जो हैं लाहौर के हर कोने में मौजूद हों, और जो नियरेस्ट है आप उधर चले जाएं और फिर आपको सेटिस्फेक्शन भी पूरी मिले. तो इंशाल्लाह सी यू सून. बाकी जो CS 2018 का रिजल्ट है उसमें 4 बुनियादी कैटेगरीज में लोग फेल हुए हैं. सबसे हाईएस्ट फेलियर